नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी का जो डेट है प्रीलिम्स का, वो बार बार उस पे जो असमंजस आ रहा है और कोई इसका डेट जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। कई जगह आपको एक डेट चल रहा होगा जिसमें आपको डेट जो है 20 सितंबर को बताया जा रहा है, लेकिन कई लोग कहते हैं 30 सितंबर को होगा, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि आपको सितंबर में प्रीलिम्स होने वाला है अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। मतलब ऐसी कोई मतलब क्लियर ये नहीं है कि आपको सितंबर में प्रीलिम्स होगा। हमने आपको पता है कि जब हम फर्स्ट वीडियो डाले थे तब से लेकर अभी तक आपको यही कह रहे हैं कि हम लोगों को जो भी सूचनाएं मिली है उसके हिसाब से जो है आपकी प्रीलिम्स की तिथि जो है अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। यानी कि या तो अक्टूबर में होगी या फिर नवंबर में होगी। ये मतलब हम लोग को सूचना मिल रहा है, ठीक है। और मान के चलिए कि अगर 10% केस में अगर बाई चांस जो है आपको अगर सितंबर में हो भी गया, मान के चलिए 10% केस में अगर सितंबर लास्ट में अगर हो भी गया, तो उस समय आपको प्रीलिम्स को होल्ड कर देना है 1 महीने के लिए। मेंस को होल्ड कर देना है 1 महीने के लिए। कंप्लीटली आपको प्रीलिम्स फॉलो करना है। तो प्रीलिम्स आपको जो तैयारी होना था 70-80% आपने तैयारी कर लिया, और अभी भी जो है आप अगर मेंस कर रहे हैं तो साथ साथ मेंस को करते करते प्रीलिम्स को ही 2-3 घंटा डेली दीजिए, क्योंकि मेंस में उतना नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में भी उतना समय देने की ज़रूरत है। आप डेली मेंस का 2-3 घंटे समय देते हैं, 2-3 घंटा प्रीलिम्स का देते हैं, तो प्रीलिम्स की तैयारी भी आपको एक ट्रैक पे चलेगी, और जो है आपको मेंस के प्रिपरेशन जो होगी वो भी आपको सही रूप से चलेगी। या जब आपको तिथि आ जाएगा, डेट आ जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा कि इस समय प्रीलिम्स होने वाला है, तो आप क्या करिएगा उस हिसाब से अपनी प्लान करके आपको 1 मंथ आपको फुल्ली शिफ्ट हो जाना है प्रीलिम्स की तरफ। क्योंकि अभी आपको समय ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि नोटिस जारी करने में अगर बीपीएससी के द्वारा देरी की जाती है, और मानकर चलिए कि 20-25 दिन के बाद अगर नोटिस कोई आता है और उसमें ऐसा बताया जाता है कि अक्टूबर लास्ट में या अक्टूबर में शुरू में, जब भी प्रीलिम्स होने वाला अक्टूबर में होने वाला है या फिर नवंबर में हो रहा है, तो आपका 1 मंथ चला जाएगा। तब फिर आप मेंस की तरफ शिफ्ट होने के लिए सोचिएगा, ठीक है। तब तक पता है कि 1 महीना पढ़िएगा, फिर तब तक प्रीलिम्स आ जाएगा। तो इसीलिए जो है समय को यूटिलाइज़ करिए, जो भी नोटिस आएगा उसके हिसाब से जो भी डिसीजन होगा आप डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर आपको बिल्कुल अगर आंसर राइटिंग नहीं आता है तो कैसे इसकी शुरुआत करें, मैं कुछ तरीके आपको बता दे रहा हूँ, और इसके ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल करवा दूँगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी जो है बीपीएससी को पता है कि जो 72nd बीपीएससी जो 72वीं है, इसके लिए डेट जो है आपको ये कह रहा है कि हम जल्द से जल्द इसको क्लियर करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस इसके लिए दी गई थी। पहला ये एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें कहा गया था कि इसको जल्द से जल्द जून तक कंप्लीट किया जाए। अब इसमें क्या किया जाएगा कि अगर प्रीलिम्स की तिथि आपको लेट हो रही है, आपको भी पता है क्यों लेट हो रही है, वो कैमरा वाला इशू है, उसके बाद से बायोमेट्रिक का इशू था, उसके कारण से संभवतः वो लेट हो रहा है। तो अगर उसमें अगर लेट हो रहा है अगर, तो आपको वो कवर करेंगे टाइम को मेंस के टाइम पे। तो जो मेंस का समय आपको 3.5-4 महीना का समय दिया जाता है, हो सकता है कि वहाँ पे आपको 2.5 महीने के आसपास का समय दिया जाएगा, ढाई महीने 2 महीने इस तरह से, तो वहाँ समय शॉर्ट हो जाएगा। तो कई लोगों का ये कहना होता है कि सर प्रीलिम्स के बाद क्या मेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तब किया जा सकता है जब आपने शुरू में जो है आंसर राइटिंग वगैरह का आइडिया आपके पास होगा, या फिर कुछ सिलेबस आपने ऑलरेडी टीआई हो गया, GS1 का कुछ सिलेबस हो गया, या पॉलिटी वगैरह हो गया, अच्छे से अगर पढ़े रहिएगा उसके थ्योरेटिकल पार्ट को, और कुछ आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करते कैसे करते इस सब का आइडिया रहेगा तो आप कर सकते हैं। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा तो आप एक तो जो है प्रीलिम्स दे के आइएगा, तो उस समय आप 1 महीना 1.5 महीना आप सीखने में निकल जाएगा, और सिलेबस फिर कवर करिएगा तो पता चलेगा तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा। उस समय क्या होता है कि ओपो की स्थिति हो जाती है, और अंदर जो हो जाता है क्या आता है, आपको अलबलाहट की स्थिति आ जाती है कि आ गया एग्ज़ाम आ गया। उस क्रम में आदमी चाहता है कि आंसर राइटिंग छोड़ के किसी भी तरह क्या करे, सिलेबस को हम कवर कर ले, और कवर रहेगा सिलेबस तो हम लिख ही लेंगे। ऐसे सोच के आप जाइएगा और एग्ज़ाम में नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि ये जो है प्रीलिम्स नहीं है कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कोई भी ऑप्शन टिक करना है। ये मेंस है। आपको अगर 10 पॉइंट आप पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में उसमें 4 या 5 ही पॉइंट आपको याद आता है, ठीक है। क्योंकि आपके ऑप्शंस वहाँ होते नहीं हैं, खुद से आपको उसको जनरेट करना होता है, खुद से उसको लिखना होता है, चीज़ों को रिकॉल करना होता है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है। और स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप केवल सीख जाइएगा आंसर राइटिंग करना ना, तो आप फिर प्रीलिम्स का टाइम पे होल्ड कर दीजिएगा, और फिर जो है आप सारा सीखे रहिएगा, तो केवल सिलेबस कवर करके आंसर राइटिंग आपको करना उस समय बाकी रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। आपने देखा है कि कभी भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर डिले हुआ है तो उस समय काफ़ी डिले हो गया है, मतलब कम से कम 3 महीने के आसपास डिले है। आपको याद होगा 70 बीपीएससी था, 17वीं का एग्ज़ाम जो है पहले सितंबर में जब कैंसिल पोस्टपोन्ड हुआ तो उसको नवंबर में लेके गए थे,
और नवंबर में यानी कि 2 महीना, अक्टूबर नवंबर 2 महीना हो गया, लगभग 2-2.5 महीना तक ये डिले हुआ था। और उसके बाद से फिर से 13 दिसंबर को, शायद मेरे को याद है एग्जैक्ट 13 दिसंबर को ही शायद पेपर हुआ था। तो कुल मिला जुला के 3-3.5 महीना वो एग्ज़ाम डिले हो गया था। अभी फ़िलहाल जोड़िएगा 3.5 महीना का समय, तो आपको पूरा एकदम सितंबर चला जाएगा, अगस्त चला जाएगा, सितंबर चला जाएगा, अक्टूबर चला जाएगा, फिर नवंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अपनी प्लानिंग ऐसा सेट करिए कि जब जो ही तिथि आती है तो तिथि के हिसाब से अपना जो भी प्लानिंग होगा उसको सेट कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल में जो समय आप दे रहे हैं, क्योंकि पूरा एनर्जी के साथ आप प्रीलिम्स भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, जो सिचुएशन होती है थोड़ा सा अंदर से ढिलाई आ ही जाता है, किसी भी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस अपने प्रीलिम्स को कंटिन्यू रखिए, वीक में जो है 1-2 मॉक देते भी रहिए, और जो भी आपके एग्ज़ाम है उसको क्या करिए, टारगेट करिए। ठीक है, यहाँ पर जीरो से आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं एक छोटा सा आपको मैं डेमो की तरह मैं देना चाहता हूँ, जिसमें एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाए कि कैसे प्रीलिम्स को हम लिखते हैं, या मेंस को कैसे स्टार्ट करते हैं। चूँकि एक्चुअली शुरू में क्या होता है ना कि समझ में ही नहीं आता है किसी चीज़ को स्टार्ट क्या करें। देखिएगा, जब भी गाड़ी कोई होती है, कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जब उनकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो पीछे से धक्का देकर स्टार्ट करना होता है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगी तो चलने लगती है। वही हाल मेंस का है। अगर मेंस का आंसर राइटिंग अगर आपको बेसिक उसका सीख जाइएगा, जो कि आपको 4 या 5 दिन का वो चीज़ है, अगर आप सीख जाते हैं तो क्या होगा उससे कि अगर कोई भी टॉपिक होगा आपके पास, बस कंटेंट अवेलेबल होंगे तो आप उसको आंसर अच्छा से आप लिख पाइएगा। लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग लिखने का आदत नहीं है तो लाख आपको मैं फंडामेंटल राइट बता दूं, लाख मैं आपको 1857 की क्रांति बता दूं, आप नहीं लिख पाइएगा। तो वही बात है, कंटेंट तो अवेलेबल हो जाएगा, कंटेंट याद हो जाएगा, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर तरीका हिस्ट्री में सीख जा रहे हैं तो आपको उसको पॉलिटी में भी इम्प्लीमेंट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट करना है, ज्योग्राफी में भी इम्प्लीमेंट करना है, सारे सब्जेक्ट में GS1 GS2 हर जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कोई भी GS का आपको आंसर लिखना है, चलिए यहाँ पर अगर पटना कलम की हम बात करते हैं, या फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं हम पॉलिटी का, दोनों का जानबूझ के एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको पता रहेगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आंसर राइटिंग में होता क्या है कि आंसर राइटिंग में 3 सेक्शंस होते हैं। एक को इंट्रो, यानी कि हिंदी में इसको परिचय कहा जाता है। दूसरे को आपको मेन बॉडी कहा जाता है, मेन बॉडी कहते हैं इसको। और तीसरा जो पार्ट होता है, आपको तीसरा जो सेक्शन होता है इसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि निष्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मेन बॉडी में क्या किया जाता है, मेन बॉडी में आपको इंट्रो में आपको क्या किया जाता है। सपोज करिए कोई भी एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, सपोज करिए आपके पटना कलम उठा रहे हैं कि क्या है कि पटना कलम जो है क्या पटना कलम क्या है और इसकी जो फीचर्स हैं, विशेषताएं, इसको लिखें। ठीक है, तो देखिए कभी भी, या इधर एक क्वेश्चन ले लेते हैं पॉलिटी का, और पॉलिटी के क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है, और या फिर फंडामेंटल राइट के मतलब जो भी टाइप्स हैं डिफरेंट, उसको डिस्क्राइब करिए, या फिर आर्टिकल 21 चर्चा में है उसको आप डिस्कशन करिए। कहेगा जुडिशल रिव्यू क्या है, जुडिशल एक्टिविज्म क्या है, उसको आप ये करिए। तो आप देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी कोई क्वेश्चन अगर पूछता है ना, तो इंट्रो में जो होता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। सपोज करिए मौर्यन आर्ट अगर पूछा जा रहा है तो मौर्यन आर्ट या फिर आर्ट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, किस समय चर्चा में रहा था ये बताएंगे, किस तरह की चीज़ें उसमें यूज़ की जा रही थी वो बताएंगे। तो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। कोई विद्वान का अगर कोटेशन मिलता है तो कोटेशन वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूँ कि आप कौन हैं, तो आपका इंट्रो क्या होगा। आपका इंट्रो होगा कि मैं जो है आपको इंट्रो ये तो नहीं होगा ना कि मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, ये आपका इंट्रो नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि मैं आपसे अगर इंट्रो आपका परिचय पूछ रहा हूँ तो आप कहिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मुझे ये हॉबी मेरी है, या ये चीज़ें मुझे पसंद है। यानी कि कुल मिला जुला के यही होता है इंट्रो का मतलब, कि आपके बारे में समझ में आ जाए कि ये क्या है। जैसे मैंने यहाँ का कहा था कि पटना कलम के फीचर्स पूछा था, तो आपको इंट्रो जो होगा पटना कलम का विशेषताओं का इंट्रो जो होगा उसमें होगा कि पटना कलम जो है एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे पटना कलम क्या होता है, और किसी विद्वान का अगर कुछ कोटेशन मिल रहा है तो उसके बारे में आप डिनोट करेंगे। अब मेन बॉडी क्या होता है, मेन जैसे पॉलिटी में चले जाइए तो अगर मैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूँ तो आर्टिकल 21 का डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आप इंट्रो फंडामेंटल राइट के बारे में लिखेंगे और थोड़ा सा आर्टिकल 21 के जिक्र करेंगे। ठीक है, और इसका डिटेल डिस्कशन कहाँ होगा इसके बारे में बात करें। तो इंट्रो में समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कौन हैं, तो आप बताइएगा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ।
तो मतलब आपने अपने बारे में बेसिक बता दिया, जिससे कि मुझे आपके बारे में बेसिक इंट्रो पता चल गया। उसी प्रकार से इंट्रो में क्या किया जाता है, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं करंट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जानबूझ के मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सपोज करिए कि आपको आ गया कि ब्रिक्स जो है, इस बार जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है, 18 समिट हो रहा है, तो बोलेगा कि उस समिट में आपको जो है शिखर सम्मेलन में जो है उसका थीम इस बार का क्या है और किस चीज़ पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो आप इंट्रो क्या दीजिएगा, आपको इंट्रो क्या देना है, सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बताना है कि ब्रिक्स का, जैसे ब्रिक्स टर्म आया तो आपका नाम आया तो आपके बारे में बताना होता था, उसी प्रकार से ब्रिक्स के बारे में आपको बताना होगा जनरली कि ब्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, इसमें कितने कंट्री शामिल हैं, और उसके बाद से कितना पॉपुलेशन इसके पास है, कितना आपको एरिया को कवर करता है, टोटल इकोनॉमी को कितना कवर करता है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, और वहाँ पर बस थीम के बारे में बता दें कि इस बार का थीम ये है और 18 जो है समिट जो है यहाँ होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप बताएंगे। और जब हम मेन बॉडी में आते हैं तो आपको 3 एग्जाम्पल देके, एक करंट का, आपका करंट एंड ईयर का, एक हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का और एक पॉलिटी, 3 एग्जाम्पल देके मैं आपको बता दिया। ठीक है, जैसे मैं एक साइंस टेक का एग्जाम्पल लूँ तो साइंस टेक में क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो है डिफरेंट सेक्टर में एप्लीकेशन बताइए, कि नैनो टेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग बताइए। तो सबसे पहले आपको इंट्रो में नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन भी करना होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में डिफाइन करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे वेरियस सेक्टर में इसका यूज़ है, लेकिन आपको वेरियस सेक्टर को आपको डिफाइन कहाँ करना है, उसको एक्सप्लेन कहाँ करना है, मेन बॉडी में। मेन बॉडी क्या होता है, जैसे मैंने इंट्रो के बारे में बताया कि आप कौन है, आप कहाँ कौन है, तो आप बताइएगा कि मैं ये हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। उसी प्रकार से मेन बॉडी जो होता है उसमें अपने बारे में डिटेल में बताया जाता है जो हमसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन का जो डिमांड होता है उसको मेन बॉडी में कवर किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, तो आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होगा वो किस में आएगा, आपके मेन बॉडी में आएगा। आप कहिए कि हम मोटे हैं, हम छोटे हैं। आप देखिए, इस बात को आप कभी आपको इस तरह से मत लीजिए कि हम मोटे आदमी को ये कर रहे हैं, छोटे आदमी को ये कर रहे हैं, गोरे आदमी को ये कर रहे हैं, काले आदमी को ये कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर लोगों को बस बहाना चाहिए किसी को, मतलब कि ट्रोल करने का। तो मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके गुण जो होंगे, आप जो दिखेंगे जैसे, उसके बारे में आप बताएंगे कि मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स है, मैं ये करता हूँ, मुझे एआई का भी नॉलेज है। तो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होगा ना, वो किस में होगा, मेन बॉडी में होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपको पटना कलम की विशेषताओं के बारे में बताया जाए, तो पटना कलम की अगर विशेषताएं पूछेगा तो इंट्रो में मैंने कहा कि पटना कलम के बारे में बताना है, लेकिन अगर विशेषता के बारे में बताना है, इसके फीचर्स के बारे में बताना है, तो इसके फीचर्स के बारे में कहिएगा कि इसको कजली पेंटिंग भी कहा जाता है, इसको मुग़ल मिक्स्ड पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि मुग़ल और जो है यूरोपियन जो आर्ट है सबका वो मिक्सचर था। इस प्रकार से आप एक वेन डायग्राम बना के आप यहाँ पटना कलम को 3 जगह का क्या था, एक मिक्सचर था, यहाँ दिखा सकते हैं। तो इसके बारे में कहिएगा, इसमें आप बताइएगा कि जो है जो भी चित्रकार होते हैं उसका नाम बताइएगा। इसमें बताइए कि जो नाक जो है पतला बनाया जाता था, जो भौहें होती है, आईब्रो जो होता है वो भी पतला बनाया जाता था, नाक को नुकीला बनाया जाता था, चेहरा को पतला बनाया जाता था। कोई अगर हम पेंटिंग कर रहे थे तो उसमें बॉर्डर नहीं हुआ करता था। इस तरह से चीज़ें, उसके फीचर्स को बताइएगा। अगर हम जो है अगर ब्रश उसमें यूज़ करते थे तो किस तरह का ब्रश यूज़ करते थे, ब्रश समझ रहे हैं ना, कोई भी पेंटिंग यूज़ करते थे उसमें ब्रश होता है, तो ब्रश किस चीज़ का बना होता है, क्या नेचुरल होता था या गिलहरी के पंख से बनाया जाता था कि चिड़िया के पंख से बनाया जाता था, उसमें सब बताया जाता है। ठीक है, फीचर्स में। ठीक है, ये मुग़ल आर्ट से किस प्रकार से अंतर था, क्या जो है मुग़ल आर्ट से मिलता जुलता था, ये सारी चीज़ें आपको इसको डिटेल फीचर्स में आप बताइएगा। कुछ डायग्राम दीजिएगा, कुछ चित्रकारों के नाम दीजिएगा, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से आर्टिकल अगर 21 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 का जो भी एक्सपेंशन किया गया है तो उसको आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आप कहाँ कीजिएगा, उसके मेन बॉडी में कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि राइट टू स्लीप होता है, सोने का अधिकार आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। व्यवहार अब मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। उसके बाद से आप देखिएगा तो एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का अधिकार जो है, क्लीन एनवायरनमेंट का आपको राइट जो है आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। उसके बाद से देखिएगा अभी आर्टिकल 121 का क्या किया गया, कई एक्सप्लेनेशन किए गए। ठीक है, तो आप देखिएगा तो आर्टिकल 21 को क्या करिएगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करिए। उसमें मेनका भारती केस, ये सब केस को क्या करना है आपको, मेनका गांधी केस को क्या करना है आपको, जिक्र करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो मेन बॉडी में हम किस पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन का जो डिमांड होता है उस पर फोकस करते हैं। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो अगर ब्रिक्स का मेन बॉडी लिखना होता है तो उसमें आप डिटेल बताइएगा कि इस बार का थीम ये है, और तब फ्लो चार्ट आपको बना के, इस तरह से फ्लो चार्ट बना के आप उसमें बता सकते हैं कि इस चीज़ पे फोकस किया गया है, कि मतलब मान के चलिए एनवायरनमेंट पे फोकस किया गया, मान के चलिए कि आपको इस चीज़ पे फोकस किया गया, कई चीज़ें जो होंगी आपको वहाँ पे बताना है। उसके बाद से एक एक को उठा के पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन करना है। तो
मेन बॉडी का चीज़ ये होता है। अगर मैं नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट सेक्टर में उसका यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कहिएगा, आप बताइए कि नैनो टेक्नोलॉजी का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? गाड़ियों में यूज़ करते हैं। गाड़ी के जो पार्ट पुर्जे होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसको छोटा से छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें हम नैनो से नैनो चीज़ें यूज़ करते हैं। पहले चिप काफ़ी बड़ी होती थी, आप CD DVD का स्टोरेज देखते थे, चिप आने लगा, चिप के बाद से आप देखिएगा कि एकदम नैनो चिप आ रहा है, नैनो सिम भी आ रहा है। तो छोटा से छोटा करके उसमें अधिक से अधिक स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। तो आप देखिएगा कि आपको इंडस्ट्री के सेक्टर में लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद से आप चले जाइए कि हमारा देखिएगा कि अगर डिफेंस के सेक्टर में देखा जाए तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे कि क्या कर सकते हैं, हम दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, दुश्मन उसको देख भी नहीं पाएंगे। नैनो वेपन कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा मेडिकल फील्ड में भी जो है ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो नैनो टूल बनाया जा रहा है। नैनो टूल आपके बॉडी में जाएगा, आपके बॉडी में पता भी नहीं चलेगा कहीं ऑपरेशन हुआ है, आपके जो भी चीज़ें निकालनी होगी अंदर से निकाल के वो बाहर कर देगा, ठीक है। उसके बाद से नैनो मेडिसिन भी दिए जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेन बॉडी का सेक्शन हो जाएगा। और आपके कंक्लूजन क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को जो है कंक्लूजन दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि आप बहुत ढेर सारी बातें कहते हैं आप अपने बातों में, जैसे आपसे कहा जाए कि अपनी ज़िंदगी में आपने क्या किया, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन कंक्लूड जब करिएगा तो आप बताइए कि फाइनली मैं यहाँ हूँ और यहाँ तक चीज़ें हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पटना कलम को भी कंक्लूड करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि जो है पटना कलम का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ सुझाव दीजिएगा, कुछ वे फॉरवर्ड दीजिएगा, तो वहाँ पे आपके पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है, बताना होता है कि आगे जो है क्या इसकी हो सकती है, वर्तमान में जो है क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उसके बाद से ये क्यों ख़त्म हो गई, कैसे इसको हम रख सकते हैं, अभी भी क्या ये जीवंत किया जा सकता है। इस तरह से आप एग्जाम्पल देखिए और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आप इस आंसर को समाप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 21 की बात करिएगा, इसको भी जो नई नई चीज़ें जोड़ी गई है उसको आप क्या करिएगा, ऐड उसमें करिएगा, जिससे कि क्लियर होगा कि आपकी क्या है, आपकी सोच जो है पॉजिटिव है। और लास्ट में आप क्या करिए कि जीवन जीने का ये अधिकार है, ठीक है। तो आप वहाँ पे बताइएगा कि इसके बिना जीवन ही अधूरा, इस तरह से कंक्लूड करके, या फिर आप चाहें तो SDG के माध्यम से, इसको SDG गोल के माध्यम से, या फिर विकसित भारत 2047 के साथ आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ एंड कर सकते हैं। उसी प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि आज के दौर में अगर नैनो टेक्नोलॉजी नहीं रहता है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और साथ साथ फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान को इस तरह से हम यूज़ करें ताकि इसका नुकसान ना हो। और कई हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हमको इस तरह से इसका एप्लीकेशन करना है नैनोटेक का कि आपको इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट भी हो। तो एक कंक्लूजन एक हो गया कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी है, लेकिन इसको हम कंक्लूड कर दिए कि ऐसे हमको प्रयोग करना है ताकि इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट ना पड़े एनवायरमेंट पे, और हम पे भी क्या हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही होगी। और जो लोग भी नए होंगे इस तरह से आप आंसर्स को लिख सकते हैं। ये तरीका आपको काफ़ी अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो मैं विभिन्न सब्जेक्ट पे कुछ क्वेश्चंस लेके, टॉपिक लेके आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ एक बैच हमने लॉन्च किया था तो उसमें जो है एडमिशन काफ़ी अच्छे खासे हो गए हैं। कई लोगों को लग रहा है कि केवल आंसर राइटिंग बैच है, ये इसमें 34 टेस्ट है और 6 जो है फुल एंड टेस्ट है। तो कई लोगों को लग रहा है केवल टेस्ट है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से मैंने चीज़ों को आपको बताया तो वीक में जो टॉपिक दिए जाएंगे आपको, संडे को, अगले सैटरडे को जीएस का और संडे को आपके एसे का टेस्ट होता है। तो एक सप्ताह समय दिया जाता है, उसमें आपके उसके टॉपिक का नोट्स भी दिया जाता है, टॉपिक भी दिया जाता है। जैसे मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलम दे दिया गया, ठीक है, एक ऐसे दे दिया गया। तो उसको आपको आके हम वीक में आपको डिस्क्राइब भी करेंगे, प्रॉपर आपको एप्लीकेशन पर डिजिटल बोर्ड पे आके सिखाएंगे। जैसे बता रहे थे, कोई क्वेश्चन अगर होगा, मान लीजिए 3 टॉपिक है, एक टॉपिक लेके मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन ये आते हैं तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जीरो से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी इस टेस्ट सीरीज के साथ आप एनरोल कर सकते हैं। 9117166347 पे आप एनरोल कर सकते हैं। फ़ी जो है 2099 रुपया है और ये इनरोलमेंट आपका 28 जुलाई तक वैलिड रहेगा। 28 तक आपको एनरोल कर सकते हैं। बैच जो है 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है और आपके ऑनलाइन अवेलेबल है। देखिएगा 78 बीपीएससी में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था ये मेरा बैच, 200 प्लस सिलेक्शंस हुए थे। इसमें जीरो से कई लोगों ने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आता है तो हम सिखाएंगे, जैसे मैंने चीज़ें आपको बता रखा था, ठीक है। 7 बजे शाम को टेस्ट होता है। आपको GS1 GS2 ऐसे कंप्लीट आपको कवर करवाया जाएगा। टॉपिक आपको सीरियली चलेगा। पर्सनल मेंटरशिप कोई दिक्कत आएगा तो होगा 34 सेक्शनल प्लस 6 फुल लेंथ, यानी टोटल 40 टेस्ट होंगे। जो भी कॉपी चेक करेंगे आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज़ होंगे। उसके बाद से आपको जो है डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। GS का तो प्रोवाइड करवाया ही जाएगा, साथ साथ ऐसे का भी नोट्स प्रोवाइड करेगा। आंसर राइटिंग, ब्लैंक लिस्ट, टॉपर लिस्ट, टॉपर कॉपी, इसमें टॉपर कॉपी जो 1 2 3 दिए जाते हैं उससे आप सीखिएगा कि अगर आपके 17 नंबर आए हैं किसी क्वेश्चन में तो उसको 21 कैसे किया है टॉपर, आप उससे पॉइंट उठा के अपने कॉपी में लिख के रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकें। इसके मॉडल आंसर और कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए आपको कराए जाएंगे। अगर आपको इनरोल करना है तो इस बैच से
166347 यानी 9117166347 पे आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। आप अपना कमेंट प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा था। और आपको पता है कि प्रीलिम्स डेट थोड़ा सा डिले है, तो आप चाहें तो इसको जल्द से जल्द इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच का भी हमारा वही है कि जब डेट आएगा प्रीलिम्स का तो ये बैच को 25 दिन लगभग होल्ड किया जाएगा और फिर रिज्यूम करेंगे हम लोग प्रीलिम्स के डेट के एग्ज़ाम के बाद। तो आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि सबको प्रीलिम्स देना है तो उस समय बीच में होल्ड किया जाएगा। लेकिन तब तक चीज़ों को आप इतना आगे निकल जाइएगा, क्योंकि देखिए आपको मेन कंपटीशन जो है मेंस में ही होता है, आपको मेरिट उसी से बनता है। प्रीलिम्स भले क्वालिफाई कर जाए, लेकिन आपको मेरिट लिस्ट जो बनता है, आपको मेंस में अच्छे मार्क्स है तो इंटरव्यू भी कई बार लक की चीज़ें हो जाती है। तो मेंस में अच्छा से अच्छा चीज़ें कोशिश करनी है, अच्छा से अच्छा करने का। इतने ही मार्क्स मेंस में ले लीजिए कि बाई चांस अगर इंटरव्यू में खराब भी नंबर आपको आते हैं या एवरेज नंबर भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, और बहुत अच्छे अगर नंबर आ गए तो आपके रैंक अगर 100 में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अपने मेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए, अभी समय अच्छा खासा है। जितना से जितना हो सके आप समय को यूटिलाइज़ करें, जो जितना समय देंगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव उतना ही होता है। तो जो है आप आगे से लिख रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, और लास्ट में आपको वही चीज़ होगा कि हौच पौच हो जाएगा, फिर आप 73वीं के लिए वेट करने लगिएगा प्रीलिम्स निकलते हुए, ठीक है। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलिए, 2 घंटे 3 घंटे डेली आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, और इतने टॉपिक होंगे हफ्ते में कि 2 दिन में आपको मेंस के टॉपिक कर सकते हैं, बाकी 4-5 दिन आप पीटी पढ़ते रहिए, कोई आपको डिस्टर्बेंस इस बैच से नहीं होगा। एनरोल करने के लिए दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, क्या लिख के, मेंस लिख के आपको व्हाट्सअप करना है, इसका डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। कैसा लगा सेशन बताइएगा। ऐसे सेशन का और अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।